तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यानी कि इससे पहले हम सभी सब्जेक्ट के 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है MP महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर आप जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 55 नंबर का पोषण एवं स्वास्थ्य आने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो हम लेकर के आएँ उन सब के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सकें, सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आपको दबा लेना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों की अभी भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या जिन लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो गई है लेकिन वो अपनी तैयारी चेक करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए MP महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स उपलब्ध हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 7052547233। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप ऑल 4 सब्जेक्ट के अगर थ्योरी नोट्स चाहते हैं तो मात्र 128 रुपये में आपको कंप्लीट थ्योरी और एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई है लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमको सुपर प्रैक्टिस सेट मिल जाए किसी तरह से, तो आपको ऑल सब्जेक्ट के सुपर प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट मात्र 129 रुपये में मिलने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और वो लोग चाहते हैं कि अब हम तैयारी करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए, तो उन लोगों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं मात्र 199 रुपये में। कंप्लीट थ्योरी चारों सब्जेक्ट की, साथ में मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के भी नोट्स और 10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आपको मात्र 199 रुपये में मिलने वाले हैं। तो तीनों लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो लोग तैयारी कर चुके हैं लेकिन उनका स्कोर अभी भी 130 140 के आसपास ही आ रहा है टेस्ट में, वो लोग ये नोट्स जरूर मंगवा लें। प्रैक्टिस सेट तो कम से कम मंगवा ही लें, जिससे कि उनका स्कोर कम से कम 20 नंबर, 140 वाले 160 तक पहुंच सकते हैं, 130 वाले 150 तक पहुंच सकते हैं। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो तुरंत आप लोग अपने नोट्स मंगवा लीजिए। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। नोट्स मंगवाना कैसे वो भी बता दें। ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर चाहे 129 रुपये या फिर 199 रुपये या फिर 128 रुपये, जो भी आप मंगाना चाहते हैं उसका पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547233, इसी पर आप वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है। अभी कल ही हमने ICMR की रिपोर्ट, जो आपका ICMR रिपोर्ट की वीडियो है, कल टॉप 100 की वीडियो हमने डाल दी है ICMR की। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आज उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। अंडा, ये तो प्रोटीन का स्रोत होता है। गेहूँ, आंवला, ये विटामिन C का स्रोत होता है। टमाटर, इसे हम लाइकोपीन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा ऐसा तत्व है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। और गेहूं में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन क्या है। क्षय रोग का मतलब समझ लेना, TB जो होता है, जो TB होता है इसको हम क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2030 तक भारत को TB मुक्त करना, 2035 तक भारत को TB मुक्त करना, 2025 तक भारत को TB मुक्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 2025 तक भारत को TB मुक्त करना। यानी कि ये जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष भारत पूरी तरह से TB से मुक्त हो जाएगा। यह मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का। ठीक है, अब आज का आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो TB रोग होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। सबको पता है, कई बार कराया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बताइएगा कौन से जीवाणु की वजह से TB नामक रोग होता है, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। आप भी कमेंट किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने अगर गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गूगल पर सर्च कीजिए फिर टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार आप सर्च करके टाइप कर देंगे ना, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। चलिए, डायरिया नामक रोग किस वायरस की वजह से फैलता है, किस विषाणु की वजह से डायरिया नामक रोग हो जाता है। चलिए देखते हैं, निपाह वायरस, कोरोना वायरस, वेरिसेला वायरस या फिर रोटा वायरस। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रोटा वायरस की वजह से डायरिया नामक रोग होता है। अब ये डायरिया क्या होता है, जो बच्चों हैं ना, बच्चे हैं, बच्चों में जब दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायरिया नामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रोटा वायरस की वजह से
डायरिया नामक जो है रोग होता है और यह वायरस से होने वाला एक रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। साथ ही साथ में जिन लोगों ने नोट्स ले लिए हैं उन लोगों से निवेदन है कृपया अपने नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप डाउनलोड कर लेंगे ना, इस तरह का ऑप्शन बना होगा, डाउनलोड जैसे ही कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके मोबाइल में मतलब कि सेव हो जाएगा। फिर आपका व्हाट्सअप डिलीट होता है, रीसेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार चाहे आपने प्रैक्टिस सेट मंगाए हों, चाहे आपने नोट्स मंगाए हों, वो सब एक बार डाउनलोड कर लीजिए। मुश्किल से 10 से 20 MB आपकी खर्च होगी, पूरे नोट्स हमेशा के लिए डाउनलोड हो जाएंगे, है ना। तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं सर मेरा मोबाइल रीसेट हो गया, गिर गया, या व्हाट्सअप चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, दोबारा भेज दो। तो ऐसे किस किस को हम भेजेंगे, है ना। टीम भी परेशान हो जाती है। तो अपना आप नोट्स तुरंत डाउनलोड कर लिए कीजिए जिन लोगों ने भी नोट्स मंगा लिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि जो डिजिटल चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। तो कब शुरू हुआ था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? 2018 में, 2019 में, 2020 में, या फिर वर्ष 2021 में? चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वर्ष 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई थी। और बहुत सारी बहनों के कमेंट थे कि सर मैथ की क्लास शुरू कीजिए, मैथ के प्रैक्टिस सेट लाइए, किसी तरह से मैथ रीजनिंग करवा दीजिए। तो आप सब लोगों के लिए भैया खुशी की बात है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन कम से कम मैथ के आने वाले हैं। और किस तरह के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, आज हम आपकी 10-10 क्वेश्चन वाली मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। मुश्किल से 15 मिनट की क्लास हुआ करेगी, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में आने के लिए। तो वो क्लास जरूर लीजिएगा। अभी आपका 2:30 या 3 बजे के आसपास हम उसको अपलोड कर लेंगे, तो आप लोग देख लेना। आज मैथ की क्लास होगी, कल रीजनिंग की क्लास होगी। तो प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की क्लास भी चलती रहेगी, और टॉप 100 भी आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज मैथ की क्लास आने वाली है, उससे हम DI वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। देखिए नंबर 5, जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य किसको घटाना है? जो जननी सुरक्षा योजना चली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नवजात शिशुओं की मृत्यु दर घटाना, मातृ मृत्यु दर घटाना, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जननी सुरक्षा योजना चली है इसका मुख्य उद्देश्य है नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करना और मातृ मृत्यु दर भी कम करना, इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ICMR 2020 के अनुसार एक धात्री महिला को प्रतिदिन कितना फॉलिक एसिड की गोली ग्रहण करनी चाहिए? बताइए। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि एक धात्री महिला का मतलब समझ रहे हैं? धात्री महिला का अर्थ है जो स्तनपान करा रही है अपने बालक को, उसको हम धात्री महिला में काउंट करते हैं। तो बताइए कितनी फॉलिक एसिड की गोली उसको ग्रहण करना चाहिए, कितनी मात्रा में फॉलिक एसिड लेना चाहिए? 50 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 330 माइक्रोग्राम, या फिर 100 माइक्रोग्राम? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 330 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड उसको लेना चाहिए अगर वह स्तनपान करा रही है बालक को। तो चलिए नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली खांसी जो रोग है वो किस जीवाणु की वजह से होता है? बताइए। जो काली खांसी होता है जिसे हम पर्टुसिस भी कहते हैं, वो किस जीवाणु की वजह से होता है? पर्टुसिस बता दिया, अब तो आप आंसर लगा ही लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बॉर्डटेला पर्टुसिस, वेरिसेला, विबियो कोलेरी, या फिर उपरोक्त सभी? आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बॉर्डटेला पर्टुसिस नामक एक जीवाणु होता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और काली खांसी नामक रोग जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉर्डटेला महाराज हैं, ध्यान रखना, बॉर्डटेला पर्टुसिस नामक ये जीवाणु हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से काली खांसी हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ICMR 2020 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए कैल्शियम का आरडीए क्या है? यानी कैल्शियम कितनी मात्रा में 1 से 3 वर्ष के बालक को देना चाहिए? चलिए देख लेते हैं, 250 मिलीग्राम, 350 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, या फिर 500 मिलीग्राम? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलीग्राम बालक को जो है, जो बालक 1 से 3 वर्ष का है उसे कैल्शियम की मात्रा 500 मिलीग्राम देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसकी हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, हड्डियां जुड़ रही होती हैं। और आप सबको पता है कैल्शियम हमारे हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी चीज़ें हमारे हड्डियों के लिए अति आवश्यक हैं। और अब एक क्वेश्चन और डाल दें, ठीक है ना, अब लिख देना, क्या दिक्कत है, कमेंट करने में क्या आता है ना। आपको बताना है जो विटामिन डी है वो प्राकृतिक रूप से हमें किससे मिलती है? बताइए। जो विटामिन डी है ना वो प्राकृतिक रूप से हमें किससे मिलती है? दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर वाला जो हमने पूछा वो लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए, दोनों चाहते हैं तो दोनों लिख दीजिए। बताइए विटामिन डी प्राकृतिक रूप से हमें किससे मिलती है? बताइए। अब चंदा मामा को जानते हैं ना, चंदा मामा के बड़े भैया हैं, अब समझ लो, ठीक है ना। चंदा मामा को तो सब जानते हैं ना, तो चंदा मामा के बड़े भैया हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिलती है। अब आप बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से स्टार्च क्या है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्टार्च में काउंट किया जाता है? ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए देखते हैं, जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखना, स्टार्च पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। साथ ही साथ में बता दें एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एमपी टेट मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट है, ऑल सब्जेक्ट। एमपी आबकारी आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। जो लोग भी एलिजिबल हैं फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, 15 दिन का समय दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। एमपी आबकारी के भी नोट्स कंप्लीट उपलब्ध हैं। एमपी पुलिस जेल वनरक्षक इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन इन एग्जाम्स को देख रहा है तो उनको भी आप बता देना। चलिए नंबर 10, कालाजार रोग शिशु का कौन सा अंग प्रभावित करता है। कालाजार रोग जब हो जाता है तो जो शिशु होता है उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है कालाजार की वजह से। किडनी, यकृत, आमाशय, फेफड़े। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत को जो है प्रभावित करता है। कालाजार जो रोग हो जाता है वो यकृत को प्रभावित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। नंबर 11 देखिए, नंबर 11 है मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत इनमें से कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है। आप सबको पता है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण वाली वीडियो में हमने ये दे रखा है, टीकाकरण की पीडीएफ जिन लोगों के पास में है उन लोगों को बता रखा है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, 2014 में शुरू किया गया था। बताइए कौन सा ऐसा टीका है जो इसमें शामिल नहीं है 2014 वाले में। तपेदिक, टिटनेस, खसरा, कोविड-19 आया ही 2020 में था, तो 2014 में कहाँ से शामिल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, कोविड-19 जो है वो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीका वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला 12 नंबर, किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। स्टार मार्क कीजिए इस प्रश्न पर। किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की, विटामिन ई, या फिर विटामिन इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। कमेंट किया कि नहीं किया, फिर से आगे विटामिन डी कमेंट कर देना भाई। विटामिन डी प्राकृतिक रूप से हमें कैसे मिलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, धात्री महिला, धात्री माता से संबंधित आप समझ रहे हैं। धात्री माता मतलब स्तनपान कराने वाली माता। तो धात्री माता के भोजन में कौन कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें धात्री माता के भोजन में अवश्य होना चाहिए। आइए देखते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम, या फिर उपरोक्त दोनों। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों चीज़ें प्रोटीन और कैल्शियम धात्री माता के भोजन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो धात्री माता है जो स्तनपान करा रही है उसका स्तनपान जो बालक कर रहा है उसकी हड्डियों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में उस बालक को भी प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए। 6 महीने तक का बालक जो होता है वो केवल माता के दूध पर ही डिपेंड रहता है, तो ऐसे में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन वगैरह कहाँ से मिलेगा, माता के दूध से ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें माता के दूध में अवश्य होना चाहिए, और जब माता इसको खाएगी तभी वो चीज़ें बालक तक पहुँच पाएंगी। नंबर 14 देखिए, मच्छरों द्वारा फैलने वाला व्यापक रोग कौन सा है। कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। हैजा और दस्त, टाइफाइड, क्षय रोग, या फिर डेंगू मलेरिया। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेंगू और मलेरिया एक ऐसे रोग हैं जो मच्छरों की वजह से फैलते हैं। इनके बारे में काफ़ी कुछ आपको हम पीडीएफ में बता चुके हैं। नंबर 15 देखिए, आईसीएमआर फिर से आ गया है 2010 वाला। आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशु 0 से 6 वर्ष के बालक को हम जो है नवजात में काउंट करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली बोला जाए कि नवजात शिशु कौन सा है तो ध्यान रखना 0 से जो 28 दिन का जो शिशु होता है उसे ही हम नवजात मानते हैं, ठीक है। बाकी 0 से 6 महीने को ही मानते हैं, लेकिन अगर आपसे 28 दिन दिया गया है तो सबसे पहले आपको 28 दिन ही ऑप्शन में लगाना है। तो नवजात शिशुओं को 0 से 6 माह के जो हैं उनके लिए प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी मात्रा कितनी है, कल ही बताया था, बताइए क्या होगा। कितनी कैलोरी उनको चाहिए जो नवजात शिशु हैं। आइए देखते हैं जो 0 से 6 वर्ष के हैं। 100 किलो कैलोरी, 150, 92, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, 92 किलो कैलोरी उनको ऊर्जा चाहिए जो 0 से 6 वर्ष तक के हैं, 6 महीने तक के हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। जो क्रेटिनता है जिसे हम वामनता कहते हैं, तो क्रेटिनता या वामनता किसकी कमी के कारण होता है। फ्लोराइड की कमी से, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर कॉपर की कमी से। तो अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में जो क्रेटिनता है जिसे वामनता कहते हैं वो आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन युक्त नमक सबको लेना चाहिए, ठीक है। और आयोडीन की कमी से एक और रोग हो जाता है जिसे हम घेंगा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम घेंगा कहते हैं। ये भी आयोडीन की कमी से ही हो जाता है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है। अब देखिए जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट ले लिए होंगे, घर पे बैठे होंगे, सोच रहे हो क्या वीडियो देखें, प्रैक्टिस सेट तो मिल ही गया है, तो भैया प्रैक्टिस सेट के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही ना वो प्रैक्टिस सेट पढ़ करके आपको नहीं मिलेंगी। तो प्रैक्टिस सेट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, लेकिन क्लास भी जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि क्लास में हम बहुत और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है, जो आपके लिए आवश्यक रहेंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, गर्भवती स्त्री की ऊर्जा आवश्यकता किस वजह से बढ़ जाती है, बताइए।
जो गर्भवती स्त्री है उसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कल ही आपको बताया था, ठीक है ना। अब बताइए कि उनकी मात्रा बढ़ क्यों जाती है, क्यों आवश्यक है। तो देखिए, शारीरिक गतिविधि की वजह से, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि की वजह से, मानसिक गतिविधि की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी वृद्धि और उसके विकास के लिए माता को भी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा चाहिए। इस वजह से सामान्य महिला की तुलना में जो गर्भवती महिला है उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए। तो मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो मोटापे से घिरे रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो कौन सा रोग उनको हो सकता है। अब देखना यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग गलत आंसर लगाएंगे। चलिए, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगा, या फिर कुपोषण हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत लोग गलत लगा के आए थे, ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण। सर कुपोषण, अरे कुपोषण कैसे हो जाएगा सर, शहर का बालक है, ठीक है ना, ऐसे उसके गाल हैं, खूब फूले फूले गाल हैं, ठीक है ना, और खूब उसकी बॉडी है, पूरा ऐसे मोटापा से ग्रस्त है, तो भैया इसको कुपोषण कैसे हो सकता है सर। इसको डबल बॉडी बना दें ना, इससे लगेगा हाँ ये मोटा है, लो डबल कर देते हैं। तो मोटा बालक है। अब ड्राइंग पर मत जाओ, ठीक है, हंस रहे हैं सब लोग, बताइए। अब ड्राइंग है ऐसी तो क्या करें। तो जो मोटापा युक्त बालक है तो क्या वो कुपोषण का शिकार होगा। बिल्कुल सही बात है, जो शहर में मोटापे से ग्रस्त है ना वो कुपोषण के शिकार है। ऐसा नहीं वो अपने आप को कह रहा है हम तो खाते पीते घर के हैं, तोंद निकली है, नहीं भैया तुम कुपोषण के शिकार हो, ठीक है ना। तुमको आगे बहुत सारे रोग घेरने वाले हैं, हार्ट अटैक वगैरह की जो समस्या है ना वो तुमको आने वाली। गाँव के लड़के को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों, लड़कों को तो वैसे आता भी नहीं है, लेकिन शहरों में तो लड़कों को भी आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो डेली दौड़ भाग कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, और मोटापा तो उनको छू भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इनको कभी भी जो ये मोटापे वाले रोग होते हैं ये नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुपोषण से ग्रसित है, जो शहर में मोटा बच्चा है समझ लीजिए वो कुपोषण से ग्रसित है। आगे बढ़िए, क्योंकि उसने भाई बर्गर पिज्ज़ा खाया है, कभी मत खाया करो बर्गर पिज्ज़ा, ठीक है। गोलगप्पे तो बिल्कुल नहीं। अब दीदी लोग हंस रही हैं, गोलगप्पे नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, चौथा विश्व युद्ध हो जाए, अपन गोलगप्पे नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं भैया गोलगप्पे मत खाया करो, ठीक है। और ग्वालियर के बाबा है ना एक, उनका गोलगप्पा तो सबने सुन रखा है, ठीक है। वो तो कभी मत खाना, नहीं तो समझ लो फिर क्या होने वाला है। महामारी क्या है, महामारी किसे कहते हैं, पैंडेमिक किसे कहते हैं। गर्भवती स्त्रियों में जो रोग फैलना होता है उसे हम पैंडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं। किशोरों में जो रोग होता है उसे महामारी कहते हैं। बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले रोग को महामारी कहते हैं, या फिर अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करने वाला रोग महामारी कहलाता है। चलिए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहुत से लोगों पर जब एक साथ कोई वायरस आक्रमण करता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है तो इसको हम महामारी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो महामारी क्या है, एक साथ में बहुत सारे लोगों पर आक्रमण करने वाले रोग को हम महामारी के रोग में काउंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए 20 नंबर देखिए, किसके माध्यम से रुग्णशीलता और मरणशीलता की जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। अब थोड़ा सा ये बड़ा ही मतलब कह सकते हैं बहुत टिपिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन हो गया, सर समझ में नहीं आ रहा कह क्या रहा है। अभी समझा देते हैं, हम हैं किस लिए, ठीक है। ऑप्शन देखें फिर समझाते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी रेट इंडेक्स, बॉडी साइज इंडेक्स, या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बॉडी मास इंडेक्स। अब सर इसका मतलब क्या है। देखिए, रुग्णशीलता का अर्थ है कि आपके शरीर में रोगों की क्षमता कितनी है, मतलब कितने आपको रोग घेर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मरणशीलता से समझ रहे हो, मरणशीलता का अर्थ है कि टपक जाना, ठीक है। तो रुग्णशीलता और मरणशीलता के जोखिम को शरीर के भार के प्रभाव का अनुमान, मतलब कि शरीर में कितना भार है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, आपको वही बताया, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं जिनके गाल वगैरह फूले रहते हैं, बॉडी उनकी फूली रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उनको कोई ना कोई रोग पकड़ लेगा, ठीक है, या फिर वो जल्द ही टपक जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब ऐसे जो मोटे लोग हो परेशान मत होना, आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम पता कैसे लगाएंगे कि इनके ऊपर ज़्यादा रोग का प्रभाव पड़ सकता है। तो बॉडी मास इंडेक्स, एक बॉडी मास इंडेक्स बनाई गई है जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी जो बॉडी मास है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इनको रोग बहुत जल्दी घेर सकता है, ठीक है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स की मदद से हम रुग्णशीलता और मरणशीलता का भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी शरीर के भार का उसके रुग्णशीलता और मरणशीलता पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका पता लगाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स बनाई गई। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितना भी क्रिटिकल हो भाई, हम हैं तो समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको तोड़ते हुए चलना है एग्जाम में भी, ठीक है ना। 21 नंबर, अब जाकर के कंप्यूटर मत तोड़ देना। शुक्ला सर ने बोला था कि तोड़ते हुए चलना है, पता चला कंप्यूटर ही तोड़ के चले जाए। पुलिस आ रही शुक्ला सर से, क्यों भाई तुम कह रहे थे कंप्यूटर तोड़ के आ जाओ। अरे नहीं भैया, हमारा अर्थ है कि पेपर को तोड़ फोड़ करके आना है, ठीक है। नहीं कंप्यूटर भी तोड़ दिया।
चलिए, आईसीडीएस के मानदंडों के अनुसार किशोरियों को दिए जाने वाले प्रोटीन का पोषक संपूरक क्या है, यानी कि जो किशोरियां होती हैं उनको कितना प्रोटीन पर डे दिया जाना चाहिए, आईसीडीएस ने जो मानदंड बताए हैं। अभी कल हमने आईसीएमआर की कराई है, अब आपकी आईसीडीएस की भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो आईसीडीएस की टॉप 100 की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। चलिए, 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 25 ग्राम चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आईसीडीएस के अनुसार किशोरियों को 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, और प्रोटीन को हमारे शरीर का बॉडी बिल्डर कहा जाता है, कई बार आपको हम बता चुके हैं। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है, न्यूमोकोकल संक्रमण में कौन सा गंभीर रोग शामिल है। जो न्यूमोकोकल नामक संक्रमण होता है, बताइए इनमें से कौन सा रोग उसमें शामिल है, किस रोग की वजह से होता है न्यूमोकोकल संक्रमण, या फिर न्यूमोकोकल संक्रमण की वजह से कौन सा रोग होता है। मानसिक विकार है, उच्च रक्तचाप है, निमोनिया है, या फिर मलेरिया है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, न्यूमोकोकल यानी कि निमोनिया से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूमो लगा है, यहाँ पर निमोनिया है, तो न्यूमोकोकल जो संक्रमण है वो निमोनिया की वजह से होता है। आगे बढ़िए, 23 क्या कह रहा है, डिप्थीरिया संक्रमण किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। डिप्थीरिया नामक जो संक्रमण हमको हो जाता है वो किस जीवाणु की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम, ई कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, या फिर साल्मोनेला। अब आपको खुद ही आंसर दिख रहा होगा, है ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसकी वजह से डिप्थीरिया संक्रमण हो जाता है, आपको याद रखना है। वीडियो को शेयर कर देना है हर जगह, क्योंकि व्यूज़ अगर कम होते हैं तो थोड़ा सा हम निरुत्साहित हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी मन में ये लगता है क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है, व्यूज़ इतने कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सारे ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे होंगे। क्या करना है, एक यहाँ से कॉपी करना है इसकी जो लिंक है, और वहाँ पर जा करके पेस्ट कर देना है, ठीक है, शेयर हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण योजना किससे संबंधित है। एक योजना चालू की गई है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड योजना। ये योजना किससे संबंधित है, बेरी रोग से, एनीमिया से, मोटापे से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबको पता है आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो अगर कोई योजना चालू की जाएगी आयरन से संबंधित, तो वो एनीमिया को समाप्त करने के लिए की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो जो साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड योजना शुरू की गई है वो एनीमिया से लड़ने के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़िए, 25 नंबर है, किस समूह में अल्प पोषण की संभावना सबसे अधिक होती है, यानी कि अल्प पोषण इनमें से किस समूह में सबसे ज़्यादा हो सकता है। अल्प पोषण का अर्थ है कुपोषण से ले सकते हैं। देखिए, 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के में हो सकती है, किशोरियों में हो सकती है, गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं में हो सकती है, या फिर इन सभी में हो सकती है। आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्प पोषण की संभावना जो 0 से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे हैं इनमें भी हो सकती है, किशोरियों में भी हो सकती है, और गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं में भी हो सकती है। तो कुपोषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, जो चीज़ें आईसीएमआर के द्वारा बताई गई हैं, उतना प्रोटीन, उतना आयोडीन, उतना आयरन, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, जननी सुरक्षा योजना किसको सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई थी। जो जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी ना, वो किस लिए शुरू की गई थी। घर में प्रसव को सुगम बनाने के लिए, अस्पताल में प्रसव को सुगम बनाने के लिए, एम्बुलेंस में प्रसव सुगम बनाने के लिए, या फिर केवल सी सेक्शन प्रसव। आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अस्पतालों में प्रसव को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे प्रसव होने वाला है तो घर पर आपके एम्बुलेंस आ जाती है, फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे कि आपके घर पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। 108 नंबर डायल कर दो, घर पे एम्बुलेंस आ जाएगी। ये जननी सुरक्षा योजना के तहत शुरू की गई थी कि जल्द से जल्द जो माताएं हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए और सुगम एवं सुरक्षित प्रसव हो सके। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से किसके माध्यम से पोषक तत्व मिलते हैं। जो गर्भावस्था में, मान लीजिए ये माता है, ठीक है, और ये माता का गर्भ है, तो यहाँ पर जो बालक पल रहा है ना, इस बालक को कहाँ से ऊर्जा मिलती है भाई। अब वो खाना पीना तो खा नहीं रहा है, ठीक है, माता दूध भी नहीं पिला रही, तो उसको ऊर्जा मिलती कहाँ से है। तो यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय से मिलती है, फैलोपियन ट्यूब से मिलती है, प्लेसेंटा से, या सभी से। तो ये जो बालक है ना, इसको यहाँ पर एक प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा की मदद से माता जो भी चीज़ें खा रही हैं इस प्लेसेंटा में आती है, और ये प्लेसेंटा की मदद से इस बालक को जो है ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान रखना, गर्भस्थ जो शिशु होता है उसको ऊर्जा प्लेसेंटा के माध्यम से मिलती है। आगे बढ़िए, 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित वजन वृद्धि कितनी होती है। यानी कि भारत में जब एक महिला है, कल बताया था हमने 55 किलोग्राम जो है, एक सामान्य महिला का वजन 55 किलोग्राम माना गया है, 55 किलोग्राम वजन है, यानी कि आप स्वस्थ हैं। तो जब गर्भावस्था होगी तो ये वजन कितना किलोग्राम बढ़ जाएगा तो स्वस्थ गर्भावस्था मानी जाएगी। 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम, 11 से 13, या फिर 15 से 23।
आइए आंसर देखें। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 से 13 किलोग्राम अगर वजन बढ़ रहा है यानी कि आप बिल्कुल स्वस्थ गर्भावस्था के दौरान हैं, स्वस्थ गर्भ आपका चल रहा है, ठीक है। तो 11 से 13 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। उधर चले जाएंगे ना, मतलब कि अमेरिका में तो वहाँ तो बहुत कम रहता है, ठीक है। वो लोग 7-8 किलोग्राम बढ़ जाए वही बहुत है, ठीक है ना। लेकिन हमारी भारत की जो माताएं होती हैं, जो दादी लोग होती हैं, बच्चे की दादी लोग जो होती हैं, वो बहुत केयर करती हैं, ठीक है। ये खिला दो, वो पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से 11 से 13 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। आगे बढ़िए। स्तनपान में लेट डाउन प्रतिवर्त किसके लिए के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? यानी जो लेट डाउन प्रतिवर्त होता है इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा होता है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप इनमें खुद ही देख सकते हैं। स्तनपान अगर माता करा रही है यानी कि उसमें लेट डाउन प्रतिवर्त का अर्थ है कि उसके शरीर में दूध का उत्पन्न होना, ठीक है ना। जब दूध आएगा तभी तो बालक पिएगा। तो स्तनपान के लिए कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसकी वजह से दूध जो है उतरता है? आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है इसकी मदद से जो है लेट डाउन प्रतिवर्त होता है, यानी कि जो माताएं होती है उनके स्तनों में दूध उतरता है जिससे कि बालक उस स्तनपान को करता है, ठीक है। तो बालक के लिए स्तनपान बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 0 से 6 माह तक का जो बालक है वो पूरी तरह से महिला के स्तनपान पर ही डिपेंड रहता है। चलिए, टेस्टोस्टेरोन किसके लिए उत्तरदायी है? आप सबको पता है ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो मानवों में पाया जाता है। मानव का अर्थ है कि ये पुरुषों में पाया जाता है, तो पुरुषों वाला जो हार्मोन्स है उसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। इंसुलिन क्या है? तो डायबिटीज़ से संबंधित है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो डायबिटीज़ में आता है, ठीक है। ये तीनों हार्मोन्स के बारे में बता दिया आपको। अब ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ने में थोड़ी मिल जाएंगी, इसके लिए तो सोल्यूशन ही देखना पड़ेगा। डेली वीडियो देखिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करिए, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो भी देखिए। आइए 30 नंबर, रक्तस्राव रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रक्तस्राव का अर्थ है कि अगर आपको चोट लग गई, ठीक है, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे थे, कहीं पर आपको चोट लग गई, अब यहाँ से ब्लड लगातार बह रहा है, तो ये कभी बंद ही नहीं होता है। ये किसकी वजह से हो जाता है? तो जो रक्तस्राव रोग है वो क्या विटामिन सी की वजह से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, विटामिन ई या फिर विटामिन के, किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से रक्तस्राव नामक रोग हो जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के की कमी से रक्तस्राव नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको चोट एक बार लग गई तो फिर उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन नामक जो रंजक पाया जाता है जिसकी वजह से विटामिन में रक्त का थक्का जम जाता है और ये ब्लड जो है वो बहना रुक जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये सारा ब्लड बह जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए 30 में से कितने नंबर आपके आए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने नोट से जरूर मंगा लीजिए। अभी भी आपके पास समय है। जिन लोगों की अभी भी कमजोर तैयारी है ना, वो अभी भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक बार नोट्स मंगा करके पढ़ के देखिए, ठीक है। आपने बहुत सारे कोर्स ले रखे होंगे, 1599, ठीक है, 1699 और पता चला 1199, बहुत सारे कोर्स ले रखे होंगे, पढ़ाई भी की होगी आप लोगों ने और आपको पता है आपने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हाँ हमारी पढ़ाई कितनी है और कम से कम 10 से 15 नंबर अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई ना कोई नोट्स जरूर मंगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी 16 तारीख को जो भी टॉप 100 की वीडियो हो रही हैं उनकी पीडीएफ 16 तारीख को दी जाएगी। केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने ऊपर दी गई तीनों पीडीएफ में से कोई ना कोई पीडीएफ मंगा रखी होगी, ठीक है। तो चलिए, अब थोड़ी देर में आपकी मैथ की क्लास आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं वो हम आपको वहाँ पर बताते रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।